हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हमारा ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है, 6th क्लास की ज्योग्राफी चल रही है। ठीक है, और इसमें हमारा चैप्टर का नेम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे हो, किसकी लगाई है हमने, ग्लोब की इमेज लगाई हुई है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपके लिए सुंदर सी पीडीएफ बना के ले आए हैं, एक बार पीडीएफ के दर्शन भी करवा दूँ। ठीक है, एक बार पीडीएफ आपको दिखा दूँ। ठीक है, ये देख पा रहे हो आप सेकंड चैप्टर की सारी पीडीएफ है। ठीक है, चैप्टर क्या है, 2 है। चैप्टर नेम है अक्षांश एवं देशांतर। सॉरी, यहाँ पे कट गया है थोड़ा सा, उसको करेक्ट कर लेंगे, देशांतर हो जाएगा। ओके, चलो। तो सबसे पहले हमें अपनी जो आप चैप्टर ओपन करोगे तो उसमें आपको ग्लोब के बारे में बताया गया होगा। किसके बारे में, ग्लोब के बारे में बताया गया होगा। तो हम ग्लोब पढ़ लें। हमने अभी आपको ग्लोब की पिक्चर दिखाई थी, ये है ग्लोब। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लें। ओके, ग्लोब क्या है, ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बना हुआ है। तो इस लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। जो ग्लोब है वो पृथ्वी का क्या है, लघु रूप है, और उसका क्या है, वास्तविक प्रतिरूप है। हम यहाँ पे धोखा खा जाते हैं कि भाई रियल प्रतिरूप कैसे हो सकता है ना, क्योंकि ग्लोब तो अलग है और हमारी जो पृथ्वी है वो अलग है। लेकिन नहीं, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको मत भूले। क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला बना है, सेम टू सेम लाइन आई है। तो ग्लोब क्या है, पृथ्वी का लघु रूप है और एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, ये है आपका ग्लोब। नेक्स्ट क्या है देखेंगे, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब क्या है, ग्लोब के कई आकार हो सकते हैं और कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि बड़े ग्लोब, छोटे ग्लोब, पॉकेट ग्लोब भी होते हैं। कौन से ग्लोब होते हैं, पॉकेट ग्लोब होते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सारी चीज़ें ऐड ऑन है, आप बस शांति से पढ़िए, इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, मुझे इतना पता है। ठीक है, बड़े ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकता। मान लो कोई भी बड़ी चीज़ है, अपने घर में भी कोई बड़ी चीज़ है, हम उसे कैसे, जैसे कंप्यूटर है पूरा, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। वहीं उसकी जगह पे लैपटॉप, क्या होता है, लैपटॉप, टैबलेट, इनको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। उसी तरह से हमारे क्या होते हैं, ग्लोब। ग्लोब को, जो बड़े ग्लोब होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया सकता, लेकिन जो गुब्बारे जैसे ग्लोब होते हैं, गुब्बारे ग्लोब होते हैं ना, आपने देखा हुआ बलून वाले, उनमें क्या होती है, हवा भरी जा सकती है। और जो पॉकेट ग्लोब होते हैं उनको क्या होता है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, जो गुब्बारे ग्लोब है उनमें गैस भी भरी जा सकती है और उनको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। तो पॉकेट ग्लोब और गुब्बारे ग्लोब एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं और बड़े ग्लोब नहीं जा सकते हैं। मैंने इंग्लिश में भी इसको इस बार प्रिंट किया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। वी कैन नॉट कैरी प्लेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर ऑन अ ग्लोब, बलून ग्लोब आर होलो एंड पॉकेट ग्लोब कैन बी इजीली मूव। यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी मीनिंग चेंज हो रहा है, उसको ध्यान में रखेंगे। मैंने जो समझाया उसको देखेंगे। ठीक है, तो आई होप ग्लोब के बारे में आपको चीज़ें पता चल गई होंगी। ग्लोब क्या है, वास्तविक पृथ्वी का लघु रूप है और वास्तविक प्रतिरूप है। इसमें ग्लोब कई प्रकार के होते हैं, बड़े ग्लोब, पॉकेट ग्लोब, गुब्बारा ग्लोब, है ना। और किन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे अक्ष क्या होता है और एक्सिस क्या होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम पहले आपको ग्लोब दिखाना चाहेंगे। ये है आपका ग्लोब। ठीक है, ये क्या है, ग्लोब है। अभी हमने देखा अक्ष यानी कि एक्सिस, तो ये जो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये क्या है इनके, ये इनके अक्ष हैं, यानी कि एक्सिस है। इनको क्या बोल रहे हैं हम, अक्ष बोल रहे हैं, यानी कि इनको एक्सिस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एक्सिस बोल रहे हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एंड हम आगे चलते हैं। क्या लिखा था अक्ष के बारे में, उसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे। अक्ष क्या है, अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है, काल्पनिक रेखा, यानी कि इमेजिनरी लाइन होती है जो पृथ्वी घूमती है, अक्ष कहलाती है। जहाँ पे पृथ्वी मूव कर रही है वो क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है। एक्सिस द इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट्स इज कॉल्ड एक्सिस। ठीक है, ये जो यहाँ से लेकर आपकी यहाँ और यहाँ ये लाइन दिख रही है, यानी कि ये अंदर से गई हुई है। तो ये जो लाइन गई है इसके ऊपर से ये ऐसे रोटेट हो रही है। ठीक है, कैसे रोटेट हो रही है, इस तरफ को ध्यान देना, इसके दिशा की ओर ध्यान देना आप। यहाँ से यहाँ, यानी कि जो हमारी अर्थ है वो पश्चिम टू
पूरब मूव करती है। क्या करती है? पश्चिम टू पूरब घूमती है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन स्टेटमेंट में डाला गया था। ठीक है, एक्सिस क्या होता है? वो जहाँ पे पृथ्वी घूमती है, यानी कि ये पोल होते हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे एक लाइन डाली गई है काल्पनिक, कोई रियल लाइन नहीं है, काल्पनिक लाइन है। और इससे पर क्या हो रही है? हमारी अर्थ रोटेट हो रही है। क्या हो रही है? रोटेट हो रही है। रोटेट होने की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। क्या है? वेस्ट टू ईस्ट है। तो आई होप अच्छे वाला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो मैंने अभी बताया ये क्या होती है? काल्पनिक रेखा होती है। और अक्ष क्या करता है? पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। कैसे भाई? ये अर्थ बना दी हमने, ठीक है, इस पे मैंने ये एक्सिस डाल दिया, ठीक है, क्या है? एक्सिस। और इसी से क्या हो रही है? अर्थ रोटेट हो रही है, वेस्ट टू ईस्ट हो रही है, ठीक है। अब इसने क्या किया? जब ये बीच में एक्सिस पड़ा तो ये वाला पार्ट डिवाइड किया? नहीं किया। कर दिया ना डिवाइड, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे किसके बारे में है? एक सेकेंड। आगे के देखो, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, सो दैट रीज़न क्या है? समझाना, क्योंकि ये जो 6th क्लास की ज्योग्राफी है वो अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा बेस है यहाँ की रटने के, तो इसलिए यहाँ पे टाइम लगेगा, ठीक है। चैप्टर छोटे हैं बट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ से बनते हैं। वो होता है ना, छोटा है पर खोटा है, उसी तरह से आपकी 6th क्लास की ज्योग्राफी के चैप्टर छोटे हैं बट क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे अक्षांश, यानी कि लैटिट्यूड्स। क्या होते हैं हमारे लैटिट्यूड्स, ठीक है। हर चीज़ को क्लियर करेंगे। ग्लोब आपका क्लियर हो गया है, एक्सिस आपका क्लियर हो गया है। अब हमारे अक्षांश के बारे में। अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड क्या है? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। कहाँ से? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। कैसे भाई? अक्षांश क्या है? एक बार अक्षांश भी तो दिखा दूँ आपको, एक सेकेंड। यहाँ ये देखो, ये आप इमेज देख पा रहे हो ना? ठीक है, देख पा रहे हो। तो विषुवत वृत्त क्या है? ये वाला आपका विषुवत वृत्त है। ये कैसे होते हैं? पूरे गोल होते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी गोल है ऐसी पृथ्वी के चारों ओर से ये वृत्त बने होते हैं। तो ये सारे वृत्त ये आप देख पा रहे हो। ये सबसे बड़ा था, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जैसे जैसे हम पोल की तरफ आ रहे हैं हमारे क्या हो रहे हैं? वृत्त छोटे होते जा रहे हैं। तो जो हमारे अक्षांश होते हैं वो क्या होते हैं? समानांतर रेखाएँ होती हैं। क्या होती हैं? समानांतर रेखाएँ होती हैं। और इन्हें किससे मापा जाता है? अंशों से मापा जाता है, देख पा रहे हो। और ये जो क्या है? ये सबसे बीच में क्या है? विषुवत वृत्त, यानी कि विषुवत रेखा। अभी और अच्छे से क्लियर करूँगी, ठीक है। अभी आप बस चीज़ों को जानते जाइए कि क्या चीज़ें होती हैं। देखो ये कैसी रेखाएं होती हैं? समानांतर होती हैं। अक्षांश रेखाओं को समानांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समानांतर रेखा कहा जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल चलती है। पैरेलल मतलब ऐसे, अगर ये सर्कुलर है तो ऐसे 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 चल रही है ना, तो ये क्या है? ये कैसी है? समानांतर है। एक मैं पिक आपको पूरी अर्थ की बना के दिखाना चाहूँगी, 1 सेकेंड, जिससे कि आपको चीज़ें और क्लियर हो। मैं इसे छोटा कर दूँ, देखो 1 सेकेंड। जैसे मैंने ये अर्थ बना ली, ठीक है। ब्लू अर्थ को क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने अर्थ बना ली, ठीक है। अर्थ में मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे इक्वेटर डाल दिया। ये इक्वेटर है। क्या है? इक्वेटर है, ठीक है। फिर इसके ऊपर मैंने लाइंस डाली। ये हमारे क्या है? व्रत हैं। क्या है? अक्षांश हैं। ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। ऐसे सेम टू सेम यहाँ जाएंगे, इस तरफ भी जाएंगे, सेम टू सेम, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो एक दूसरे के ये क्या कर रहे हैं? पैरेलल चल रहे हैं, समानांतर चल रहे हैं। बट यहाँ पे ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी जो दूरी है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, यानी कि कम हो रही है, ठीक है। ये भी पॉइंट बनता है कि इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की दूरी बढ़ती है या घटती है? तो आंसर हो जाएगा घटती है। वहीं कहाँ पे? इक्वेटर से साउथ पोल से या नॉर्थ पोल से इक्वेटर के ओर आने वाले अक्षांशों की दूरी बढ़ती है या घटती है? तो हम इक्वेटर की तरफ आएंगे तो हमारी दूरी क्या होगी? प्लस होगी। और हम पोल की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से अक्षांश रेखाएं, उनकी दूरी क्या होगी? घटेगी। मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। अब समानांतर क्यों है? क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं,
सही उसी दिशा में जानी, अपोजिट तो जा नहीं रही हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाती है, समानांतर रेखाएं हो जाती हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, उससे क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। चलो विषुवत वृत्त की बात कर लेते हैं, जिसे हम बार बार इक्वेटर कह रहे थे। वैसे मैंने आपको बता दिया है, पर और डीप में हम इनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी इन्हीं चीज़ों पर टिकी हुई है, ये इक्वेटर और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में पूरी एनसीईआरटी चैप्टर 2 बना हुआ है। ठीक है, चलो टेंशन नहीं लेनी है, मैं हूँ ना, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी भाग कहते हैं। जो पृथ्वी का अर्थ है, हमारी अर्थ का जो आधा भाग होता है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और आधा भाग क्या कहला रहा है, दक्षिणी गोलार्ध कहला रहा है। अब आप कहोगे ये क्या होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं आ रहा ना समझ में, चलो मैं समझाती हूँ, आपको हर चीज़ की पिक्चर मिलने वाली है। देखो मैंने अभी आपको अर्थ बनाई थी, अर्थ में आपको एक्सेस दिखाए थे, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट एक्सेस डला हुआ ऐसा नहीं होता है, एक्सेस हमेशा तिरछा होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जस्ट समझाने के लिए मैंने ये पिक डाली हुई थी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे इक्वेटर लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और इक्वेटर का क्या कर रहा है, हमारी अर्थ को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। आप देख पा रहे हो, तो हमारी पृथ्वी को 2 पार्ट में कौन डिवाइड कर रहा है, इक्वेटर कर रहा है। और आपने अभी आगे और पढ़ा था कि कोई और चीज़ है जो इक्वेटर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो वो होता है हमारा एक्सिस। क्या होता है, एक्सिस। लेकिन डिफरेंस क्या है, जो इक्वेटर है वो हमें साउथ पोल, गलत हो गया, एक सेकेंड, वो हमें क्या करता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में डिवाइड करता है। जो यहाँ वाला एरिया होता है वो नॉर्थ होता है, और यहाँ वाला एरिया क्या कहलाता है, साउथ पोल कहलाता है। यानी कि ये क्या है, उत्तरी भाग है पृथ्वी का, और ये दक्षिणी भाग है। आई होप आप साउथ और नॉर्थ समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे तो मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ। ये उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या है आपका दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना, ये आपके नॉर्थ पोल, यानी कि नॉर्थ वाला एरिया नॉर्थ पोल कहलाएगा, और साउथ वाला एरिया आपका साउथ पोल कहलाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और ये साउथ हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का मतलब गोलार्ध है। ठीक है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, और पोल क्या होते हैं, ये एक्सिस के पास हमारे पोल होते हैं। ये नॉर्थ पोल हो गया, नॉर्थ वाला एरिया नॉर्थ पोल, और साउथ वाला एरिया साउथ पोल हो जाता है। तो हमारी पृथ्वी को साउथ हेमिस्फीयर और नॉर्थ हेमिस्फीयर में कौन डिवाइड करता है, तो वो हमारा इक्वेटर डिवाइड करता है। तो आई होप ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे आप वही चीज़ें मैंने शब्दों में लिखी हुई हैं ताकि आप लोग पढ़ लो, बाकी समझने पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि पीडीएफ तो आप भी पढ़ सकते हो। तो पृथ्वी को 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में बांटा जाता है। नेक्स्ट, ये दोनों कैसे भाग होते हैं, इक्वल होते हैं, ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त है। जो विषुवत रेखा है वो क्या है, इमेजिनरी लाइन है। यह पृथ्वी के सर्वत्र बिंदु स्थान की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण समानांतर वृत्त होता है, यानी कि समान। अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाला जो मैंने डाला हुआ है इमेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज हो जाती है। ठीक है, ये कैसी हो जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ आओ, मैंने अभी बात की थी इक्वेटर के बारे में, तो ये आपका क्या है, एक सेकेंड, ये इक्वेटर है 0 डिग्री। इक्वेटर कितने डिग्री होता है, 0 डिग्री, ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और इक्वेटर क्या कर रहा है, हमारे इस वाले एरिया को ध्यान से देखना, ये वाला एरिया मैं यहाँ बना दूँ, ये वाला एरिया नॉर्थ हेमिस्फीयर, ओके, और इस वाले एरिया को बना दूँ, ये मैंने अर्थ को 2 भागों में डिवाइड किया, ये क्या है, साउथ हेमिस्फीयर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ आप देख पा रहे हो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव लिखा है, तो मैं इसको नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव लिख दो। यहाँ तक क्लियर हो गया, ध्रुव पता चल गए, ठीक है। चलो अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल फोकस होकर सुनना, समझना, कोई जल्दबाजी नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है, चाहे टाइम ज़्यादा लग जाए।
तो आपने देखा इक्वेटर क्या कर रहा है, 2 भागों में डिवाइड कर रहा है। फिर हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल देख लिए, ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये 1 मिनट क्या कर दिया मैंने, इरेज कर दिया, ये नॉर्थ पोल है और नीचे वाला क्या है आपका साउथ पोल है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो इक्वेटर कितने डिग्री डली हुई है, यहाँ पे 0 डिग्री डली हुई है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब समानांतर जो हमारी रेखाएं थी, अक्षांश थे, वो क्या थे, समानांतर थे, बहुत सारे थे। तो उनके बारे में जानेंगे कि और भी जो हैं उन्हें क्या बोला जाता है। तो ये जो एक लाइन गई है इसको कर्क रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कर्क रेखा। और ये जो लाइन गई है इसको क्या बोला जाता है, मकर रेखा। ये ही कई रेखाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। ये कितने डिग्री है, तो ये 23.5 डिग्री दोनों है। कर्क रेखा कौन से हेमिस्फीयर में है, तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्वेश्चन बन सकता है। मकर रेखा कौन से हेमिस्फीयर में है, तो साउथ हेमिस्फीयर में, क्योंकि यहाँ से ही तो डिवाइड हो जाता है इक्वेटर से। तो ध्यान रखना, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर में। इनका जो मापने का जो चीज़ें हैं यानी कि जो डिग्री हैं वो सेम है। ओके, फिर और भी लाइन है, ध्यान से देखो, ये देखो, ये क्या लिखा है, दक्षिण शीत कटिबंध। क्या है ये, दक्षिणी शीत कटिबंध। ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव व्रत। इसको क्या बोलेंगे हम, दक्षिणी ध्रुव व्रत। ये कितनी डिग्री है, 66.5 डिग्री है। और ये क्या है, उत्तरी ध्रुव व्रत। जो उत्तर में है वो उत्तरी ध्रुव व्रत कहलाता है और जो दक्षिण में है वो दक्षिणी ध्रुव व्रत कहलाता है। वो 66.5 डिग्री होता है। फिर हमने की थी बात पोल की। किसकी बात की थी, पोल की, यानी कि उत्तरी ध्रुव की और दक्षिणी ध्रुव। ये आपके कितने कितने डिग्री में होते हैं ये बताइए। ये आपके 90 डिग्री में हो जाते हैं। ठीक है, चलो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। पहली चीज़ हमने क्या सीखी, हमने सीखा जो इक्वेटर है वो पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमारी कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री और साउथ हेमिस्फीयर में मकर रेखा है। एंड उत्तरी ध्रुव व्रत 66.5 डिग्री और दक्षिणी ध्रुव व्रत 66.5 डिग्री दक्षिण में है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में और भी चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे चल के समझाने वाली हूँ, सो दैट कि आपको हैवी ना लगे। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। अब क्या है, अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन बनता है कि अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है, ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बना है। और विषुवत व्रत पृथ्वी पर एक काल्पनिक व्रत बनाती है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी ना PYQ, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, तब आप कहोगे हाँ मैम सही बोल रही थी। तो आपका ये वाला काल्पनिक व्रत है, ये क्वेश्चन बना हुआ है, मैंने स्टार मार्क कर दिया है। और अक्षांशों की कुल कितनी संख्या है, इस पर भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है, तो अक्षांश यानी कि विषुवत व्रत ध्रुवों तक स्थित में कैसे होते हैं, समानांतर होते हैं। अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, एक 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी, कितना हो गया, 180 हो गया। फिर एक आपका इक्वेटर होता है, इसको मिलाकर आपके 181 क्या हो जाते हैं, अक्षांश हो जाते हैं। ठीक है, टोटल पूछेगा तो कितने हो जाएंगे, 181 अक्षांश हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना 90 अंश उत्तरी अक्षांश में होता है और 90 ही अंश का यानी कि 90 डिग्री ही हमारा क्या होता है, दक्षिणी अक्षांश में भी होता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलो अब हमने कहा था कि हमें कुछ चीज़ें और समझनी है, बोला था ना अभी, हमने छोड़ दिया। देखो पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या होते हैं, हीट जोन ऑफ द अर्थ। कहाँ पे हीट ज़्यादा होती है, कहाँ पे हीट कम होती है, देखो उष्णकटिबंधीय जोन यानी कि, और फिर क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय जोन, शीत कटिबंधीय जोन, ये सारी चीज़ें भी आपको समझनी है। तो ये चीज़ें मैं कहाँ समझाने वाली हूँ, यहाँ आ जाओ। मैंने ये पिक एक और एक्स्ट्रा ली थी क्योंकि मुझे पता था चीज़ें होने वाली हैं। तो हमने कर्क रेखा और मकर रेखा को समझा था। क्या समझा था, कर्क रेखा और मकर रेखा को समझा था। पहले मैं इसकी ड्राइंग कर लेती हूँ, ये वाला पार्ट, एक मिनट, रेड से करती हूँ ये, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट हम ग्रीन से करते हैं, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट मैं ब्लू से करती हूँ, आप देख पा रहे हो, ठीक है।
अब आप देख पा रहे हो इसमें खुद लिखा है, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज हो जाती है। यहाँ से आपके क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 जरूर आते हैं, सो इसलिए ध्यान से सुनना। इक्वेटर बता दिया था 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5, मकर रेखा 23.5। तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो पार्ट होता है, क्या होता है, बीच का पार्ट होता है, जो मैंने रेड कलर से आपको कलरिंग कर दी है, इसमें ड्राइंग कर दी है इतनी गंदी सी ठीक है। तो उसको हमारा क्या कहलाता है, वो क्षेत्र, वो कहलाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। अगर क्वेश्चन बनता है कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र क्या कौन सा कहलाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और सूर्य यहाँ पर दिन में एक बार सर के ऊपर होता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किन के बीच में होता है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात की थी हमने उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, ये क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध होते हैं। क्या होते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। अगर दक्षिण साइड का है तो दक्षिणी हो जाएगा और उत्तर साइड का है तो उत्तरी हो जाएगा, सिंपल। अब ये किसके बीच में होते हैं, ये बताइए मुझे, बताइए जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, तो कर्क रेखा से और ये क्या है, उत्तरी ध्रुव व्रत, कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव व्रत तक हमारा क्या है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। क्या है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। और मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव व्रत तक क्या है आपका, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है, आप लोग ये मत सोचना कि राइटिंग कैसे लिख रही है, क्योंकि हमारे पास अभी वो नहीं है, क्या कहते हैं जिस पे हम लिख के समझाते हैं, टच पेन, वो नहीं है अभी। ठीक है, तो स्क्रीन पर ही लिखना होता है, तो इतना साफ नहीं आता है। ठीक है, मेन फोकस समझने पर करिए। फिर क्या है, दक्षिणी शीत कटिबंध क्षेत्र। क्या है, दक्षिणी शीत कटिबंध क्षेत्र। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पता चल गया आपको। ठीक है, और हमने शीतोष्ण क्षेत्र पता कर लिया। अब हमें क्या करना है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र पता करना है। तो उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, यानी कि उत्तरी ध्रुव व्रत ये है और उत्तरी ध्रुव, इन दोनों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, वो शीत कटिबंधीय कहलाता है, शीत कटिबंधीय। ठीक है, और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, वो दक्षिणी शीत व्रत कहला जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, दक्षिणी शीत कटिबंध व्रत कहला जाएगा। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार इरेज करके मैं आपको सीधे इसी इमेज से समझा देती हूँ, क्योंकि इसमें भी सारी चीज़ें गिवन है। पहला क्या देखा हमने, पहले हमने देखा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो ये वाला क्षेत्र जो मैं ड्रॉ करूँगी, ये वाला क्षेत्र क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा वाला। ठीक है, फिर हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये देखो, दक्षिण में है तो दक्षिणी और उत्तर में है तो उत्तरी। ये किन के बीच में है, तो ये कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव व्रत के बीच में है। कहाँ है, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव व्रत के बीच में। ये पार्ट जितना मैं जिस कलर से करूँ वो ध्यान रखना। ठीक है, और दक्षिण में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध किसके बीच में है, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ऊपर आओ, ये क्या है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। क्या है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। ये किन के बीच में है, तो ये आपका, ये देखो, ये वाला एरिया शीत कटिबंधीय है, यानी कि उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव के बीच का एरिया क्या कहलाता है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो कर्क और मकर के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय है, यानी कि इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है, ये क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपका कर्क से उत्तरी ध्रुव व्रत तक है, और दक्षिणी शीतोष्ण आपका मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव व्रत तक है, और ये वाला दक्षिणी ध्रुव व्रत से दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव व्रत तक आपका उत्तरी शीत कटिबंधीय क्षेत्र है। तो आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं फटाफट से। चलो
तो हम लोगों ने ये क्षेत्र आपके समझ लिए हैं। ये देखो वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप एक बार रीड आउट कर लेंगे। अगर मुझसे करवाना है तो मैं भी कर दूँ। पृथ्वी के तापकटबंधी क्षेत्र, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच सभी अक्षांश सूर्य, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने भी अक्षांश होते हैं उनके जो रेखाएं अक्षांश हैं उन पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर आता है। कब? वर्ष में एक बार। इस चीज़ का ध्यान रखना, दिन में एक बार नहीं बोला है, वर्ष में एक बार सर के ऊपर जरूर आता है। किस क्षेत्र में? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र में। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा पाई जाती है। क्यों ऊष्मा होती है? क्योंकि यहाँ पे ध्रुव ठीक सूर्य हमारे सर के ठीक ऊपर आता है। ठीक है, अभी बात करेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो हमने पढ़ा था। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया हुआ है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट होती है। ठीक है, शीतकटिबंधीय क्षेत्र, ये कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त एवं मकर रेखा तथा आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त को ही हम क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जब भी PDF डाउनलोड करेंगे उसमें लिख लेना। उत्तरी ध्रुव वृत्त जो था ना, उत्तरी ध्रुव के नीचे वाला क्षेत्र, उसको आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। तो कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा और आर्कटिक वृत्त वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीतोष्णकटिबंधीय। अगर उत्तरी शीतोष्णकटिबंधीय पूछेगा तो कर्क रेखा और उत्तरी आर्कटिक वृत्त के बीच का हो जाएगा, और नॉर्थ का पूछेगा तो मकर रेखा प्लस दक्षिणी आर्कटिक वृत्त हो जाएगा। गलती बिल्कुल भी ना करना, ठीक है? इतने प्यार से समझा रही हूँ, गलती की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। चलो, शीतकटिबंधीय क्षेत्र, तो आर्कटिक वृत्त वही जो उत्तरी ध्रुव वृत्त बोल रहे थे हम, और उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव वृत्त या उत्तरी आर्कटिक वृत्त या फिर दक्षिणी आर्कटिक वृत्त या दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीतकटिबंधीय। ये बहुत ही ठंडा देश होता है, यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ दक्षिणी पूछेगा तो दक्षिणी ध्रुव को ऐड करेगा, उत्तरी पूछेगा तो उत्तरी ध्रुव को ऐड करेगा। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान जरूर से रखना है। ठीक है, देशांतर, अब हमने अभी क्या पढ़े थे? अक्षांश और क्या पढ़े थे? विषुवत रेखाएं पढ़ी थी। अब हम पढ़ने वाले हैं देशांतर, यानी कि लॉन्गिट्यूड। आखिर लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, इनकी नीड क्यों होती है हमें, तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, सबसे पहले इमेज दिखाऊंगी। आपने अभी अक्षांश रेखाएं देखी थी ना? अक्षांश रेखाएं कैसी थी एक बार बता दूं? समानांतर, ऐसे इक्वेटर था और यूं 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 चली जा रही थी। और ये क्या होती है? ये सर्कुलर में होती है, इनका एक पूरा सर्कल होता है। हमें अर्थ का एक पार्ट दिख रहा है ना, इसलिए एक पार्ट दिखाई दे रहा, अदरवाइज ये क्या होती है? पूरा इनका एक सर्कल होता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इनके ही तरह हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं, पर ये देखो वाटरमेलन की तरह लग रहा है ना, फुटबॉल की तरह। इनकी रेखाएं ऐसी होती हैं, ऐसी, ठीक है, ऐसे, ये ऐसी जाती हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देशांतर रेखाएं वाटरमेलन की तरह होती हैं, फुटबॉल की तरह होती हैं। चलो यहाँ पढ़ेंगे थ्योरी। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। एक चीज़ का ध्यान रखना, चाहे वो आपकी इक्वेटर हो, कर्क रेखा हो, मकर रेखा हो, या फिर देशांतर हो, या फिर अक्षांश हो, ये सारे इमेजनरी लाइन होती हैं। ठीक है, कोई भी वास्तविक लाइन इसमें नहीं है। इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। यहाँ भी मैंने चीज़ें डाली हुई हैं, इसको मैं क्लियर करूँगी अभी। सभी देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है वो कैसी होती है? समान होती है। देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या है? समान है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो अक्षांश है, अक्षांश की लंबाई समान नहीं थी, क्योंकि ऐसे ऐसे जाने पर वृत्त क्या हो रहे थे? छोटे होते जा रहे थे। तो देशांतर की लंबाई क्या होती है? समान होती है, पर अक्षांश की लंबाई समान नहीं होती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मैंने यहाँ पे अंतर भी डाला हुआ है। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं? समानांतर होती हैं। और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? ध्रुवों पर मिल जाती हैं।
ठीक है, ऐसे वाटरमेलन की तरह है ना, तो यूं 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 जाके सारी रेखाएं यहाँ ध्रुव पोल पर जाके क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, पर अक्षांश रेखाएं क्या है, समानांतर है, वो एक दूसरे से मिलती नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि अंतर है। और दूसरा अंतर क्या था, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं ध्रुवों की तरफ जाने पर घटती हैं और ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ आने पर इनकी दूरी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, एकदम समान होती हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रमुख यामोत्तर रेखा क्या होती है, यानी कि प्राइम मेरिडियन लाइंस क्या होती है। तो प्रमुख यामोत्तर रेखा क्या होती है, 0 डिग्री होती है। कितनी होती है, 0 डिग्री होती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और इसका नाम और क्या है, इसका और क्या कहते हैं, बताइए, इसका और क्या नाम होता है। चलो, 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से हम 180 डिग्री क्या कर सकते हैं, पूरब, और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर गिनते हैं। चलो, और जो 0 डिग्री रेखा है उसका एक और नाम है ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। प्रमुख यामोत्तर इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान पर पड़ी है। यानी कि जो प्रमुख यामोत्तर था 0 डिग्री, उसका नाम क्या है, उसका नाम ग्रीनविच भी है। और ये क्यों पड़ा है, तो इंग्लैंड का जो एक स्थान था उसके नाम पर इसको ग्रीनविच रेखा नाम दिया गया है। चलो, अभी आप कह रहे हो क्या मैम बात कर रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो पहले मैं इमेज से आपको समझा देती हूँ। चलो, कुछ नहीं है। आपने अभी क्या देखा था, आपने अभी इक्वेटर देखा था। क्या देखा था, इक्वेटर देखा था, ऐसे, ठीक है, 0 डिग्री था, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं देशांतर। देशांतर कैसे जा रहे हैं, वाटरमेलन की तरह जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक जो रेखा गई है ये भी क्या है, 0 डिग्री है। क्या है, 0 डिग्री। और इसको ही क्या कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, या फिर इसको GMT रेखा कहते हैं, या फिर इसको ग्रीनविच लाइन कहा गया है। क्या कहा गया है, इसको ग्रीनविच लाइन कहा गया है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये सारे देखो, ये ऐसे जा रहे हैं ना, ध्रुवों पर सारे क्या मिल रहे हैं, ये सारे देशांतर मिल रहे हैं। तो आपको पता चल गया आपकी जो ग्रीनविच रेखा वो क्या है, ये है, और कितने डिग्री है, ये भी आपकी 0 डिग्री हो जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और हैं उनको क्लियर करते हैं। तो हमारे कुल देशांतर कितने हैं, 360 देशांतर हैं, ठीक है। 180 पूर्व की ओर, 180 पश्चिम की ओर है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आ जाओ, ये वही सेम चीज़ लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। देशांतर और समय, जो हमारा टाइम है, कभी आपने सोचा है टाइम हम कैसे देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, कभी सोचा है, नहीं सोचा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम के बारे में देखते हैं एक बार, ठीक है। यही वाली PDF है। तो पृथ्वी जो हमारी है अपने अक्ष पर कितनी देर में एक रोटेशन कंप्लीट करती है, ये बताइए। हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था। तो वो 360 डिग्री घूमती है कितने देर में, 24 घंटे में। मान लो अपनी एक्सिस पे ऐसे घूम रही है, तो ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो वो कितने घंटे ले रही है, 24 घंटे। 24 घंटे मतलब 1 डे, कितना, पूरा एक दिन ले रही है। 24 घंटे का ही तो हमारा दिन होता है, ठीक है। चलो, कितना घूमती है, 1 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो 1 घंटे में 360 डिग्री वो कितने, 24 घंटे में घूम रही है। कितनी देर में घूम रही है, 24 घंटे में घूम रही है। तो 1 घंटे में वो कितने डिग्री घूमेगी, कितने देशांतर घूमेगी। तो इसको डिवाइड कर दो, तो 24 बचा, 24 कितना बचा, बताइए कितना बचा, इतना बचा, यानी कि 5 टाइम और जाएगा। तो क्या हो गया, 15 देशांतर ये घूमेगी। 1 घंटे में ये कितने देशांतर घूमेगी, हमारी अर्थ 1 घंटे में 15 देशांतर पार कर जाएगी। देशांतर मैंने बता दिया है क्या होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि 1 आवर में हमारी अर्थ 15 देशांतर घूमेगी, ठीक है। और जब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 15 देशांतर घूम रही है, तो 1 देशांतर कितने में घूमेगी, डिवाइड कर दो, 15 चौको 60, यानी कि 4 मिनट में 1 देशांतर कवर करने वाली है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके मत करना। यहाँ से क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। तो कुछ जो क्वेश्चन बिल्कुल आने वाले हैं, फिक्स हैं, उन्हें हमें अच्छे से लेकर चलना है। चलो, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको लिख देती हूँ और ये आप नोट कर लेना।
1 मिनट, 1 आवर में कितने देशांतर कंप्लीट कर रही है? 15 डिग्री। कितने घूम रही है अर्थ हमारी? 15 डिग्री, ठीक है। फिर 4 मिनट में कितना घूम रही है? 4 मिनट में 1 देशांतर कंप्लीट करती है। कितना देशांतर कंप्लीट कर रही है? 1 देशांतर कंप्लीट कर रही है। तो 2 मिनट में कितने देशांतर कंप्लीट करेगी? आधा। कितना करेगी? हाफ करेगी ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और मैं अभी समझाऊंगी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पहले हम थ्योरी कंप्लीट कर लें, ठीक है। पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। मान लो हमारी ये अर्थ है, ठीक है, ये जीएमटी रेखा है। जब हम यहाँ पे ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। जब हम ईस्ट की ओर जाएंगे यानी कि पूर्व की ओर जाएंगे तो हमारा समय क्या होगा? प्लस होगा। और जब हम इधर जाएंगे इक्वेटर जीएमटी रेखा से इधर जाएंगे तो हमारा टाइम क्या होगा? माइनस होगा। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? जब ग्रीनविच पर क्या बजते हैं? दोपहर के 12 बजते हैं, ठीक है। 12 बजे हो तो 15 डिग्री पूर्व पर 1 बज चुका होता है। कैसे? ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया? मान लो यहाँ पे कितना बज रहा है? 12 बज रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बज रहा है? 12 बज रहा है। ध्यान देना, कितना बज रहा है? 12 बज रहा है। और 15 डिग्री पूरब की बात कर रहा है। मान लो ये 15 डिग्री पे है, ये 15 डिग्री पूरब पे है, तो यहाँ पे कितना बचा होगा? तो 15 डिग्री पार करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? अभी मैंने बताया कितना? 1 घंटा। कितना लगता है? 1 घंटा। तो जब हम पूरब की ओर जा रहे हैं और यहाँ पे जीएमटी पर यानी कि ग्रीनविच रेखा पे कितना बज रहा है? 12 बज रहा है। जब 12 बज रहा है और हमें 15 डिग्री कहाँ जाना है? पूरब की ओर। तो 15 डिग्री मतलब 1 घंटा घूम गई, तो प्लस कर देंगे 1, यानी कि कितना? 1 बज रहा है। वहीं पे अगर पूछे कि 15 डिग्री हमें वेस्ट में जाना है तो हम क्या करेंगे? 1 घंटा माइनस कर देंगे, तो क्या क्या बच जाएगा? 11 बच जाएगा, ठीक है। अभी कंफ्यूज नहीं होना। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना लूँगी, उसमें 2 4 5 क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के सॉल्व करवा दूँगी, ठीक है। भारत का मानक समय रेखा, ठीक है, ये है। ये जो हमारा प्यारा भारत है, आप देख पा रहे हो 97 डिग्री ईस्ट और 68 डिग्री ईस्ट। अब आप कहोगे ईस्ट ईस्ट क्यों लिखा है? तो आपने जब वर्ल्ड मैप देखा होगा तो यहाँ पे एशिया है और इसी एशिया में, सॉरी 1 मिनट क्लियर कर दूँ, ये मैप है, मैप मान लो। तो यहाँ पे आपके कॉन्टिनेंट्स बने होते हैं। यहाँ आ जाओ, यहाँ आपका क्या है? एशिया है। और ये क्या है? आपकी इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर। यहाँ पे आपका क्या है? भारत है, भारत है। तो भारत किस दिशा में? देख पा रहे हो किस एरिया में है? ईस्ट वाले एरिया में ही है ना, नॉर्थ ईस्ट में। तभी हम इसको ईस्ट ईस्ट ही काउंट करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, ओके। तो ये 97 डिग्री ईस्ट और 60 डिग्री ईस्ट। और हमारी जो जीएमटी रेखा है वो कितने डिग्री है? वो 82.5 डिग्री ईस्ट होती है। क्या? 82.5 डिग्री ईस्ट होती है। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। अब यहाँ पे आओ, जो थ्योरी है यहाँ पे मिलेगी आपको। जो हमारी जीएमटी रेखा है, ठीक है, क्या है? जीएमटी रेखा है या ग्रीनविच रेखा है या टाइमलाइन रेखा है, वो कितनी है? 82.5 डिग्री है। कितनी है? 82.5 डिग्री है। ये कहाँ से गुजरती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये इलाहाबाद के निकट नैनी से, नैनी के जो गुजरात है इलाहाबाद के पास, वहाँ के नैनी गांव से निकलती है। इस चीज़ का ध्यान रखने। तो क्वेश्चन में इलाहाबाद भी आ सकता है, गुजरात भी आ सकता है, नैनी भी आ सकता है। तो मेन हम इलाहाबाद के नैनी से ये गुजरती है। गुजरात नहीं लिखा है, सॉरी, मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया, सॉरी। इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है और भारत के मध्य से गुजरने वाली क्या होती है? देशांतर रेखा होती है, टाइम लाइन रेखा होती है। वो कितने डिग्री होती है? इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। 82.5 डिग्री होती है। समय का अंतर मैंने अभी बता दिया। समय का अंतर, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 82.5 डिग्री आगे है, ठीक है। कैसे? ग्रीनविच क्या होता है? मेन यामोत्तर का होता है। मान लो ये पूरा वर्ल्ड मैप है, यहाँ से ये ग्रीनविच रेखा है, ठीक है। यहाँ कहीं अपना भारत है, ठीक है। भारत की जीएमटी रेखा ये है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने पर हमारे भारत का टाइम कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बनता है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। वर्ल्ड मैप में जो यामोत्तर रेखा होती है वो ये है आपकी 0 डिग्री, और जो भारत की यामोत्तर रेखा यहाँ पे आएगी, क्योंकि हम तो इधर बच्चे हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो ये कितने डिग्री आगे है? 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। किससे?
ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। क्वेश्चन बनता है, देख लेंगे। नेक्स्ट, पृथ्वी लगभग, ये मैंने अभी समझाया हुआ था, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है, वही जो मैंने अभी डिटेल में क्वेश्चन आपको समझाया था, 5.5 डिग्री और इतने मिनट, ये सारी चीज़ें वही चीज़ें हैं। एक बार इसको पढ़ लेना, समझ में ना आए तो क्वेश्चन की आप टेंशन मत लेना, क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगी, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लेके आऊँगी, क्योंकि मैथ ना क्या होती है, प्रैक्टिस से सॉल्व होती है, तो मैं उसकी प्रैक्टिस आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो में करवा दूंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलो, अब इनको जो मानक समय रेखा है, इनको अलग अलग यूज क्यों किया गया है, ये देखो। गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़, क्या गुजरात के, क्या बताइए, जल्दी बताइए, कुछ तो बोलो, कुछ बोलते ही नहीं हो। गुजरात का जो द्वारका वाला क्षेत्र है, ठीक है, गुजरात का द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का क्या है, डिफरेंस है, यानी कि 2 आवर। अगर क्वेश्चन में राउंड ऑफ होकर आता है 2 आवर, तो आपको आंसर 2 आवर लगाना है। अगर एग्जैक्ट आता है 1 घंटे 45 मिनट, तो आप पहले इसके साथ जाएंगे, और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब आप 2 आवर के साथ जाएंगे, ठीक है। तो अपना जो टाइम लाइन है ना, तो अपने टाइम में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ का टाइम में कितना अंतर है, राउंड ऑफ करके 2 घंटे का, और वैसे 1 घंटे 45 मिनट का। अब ये बताइए क्यों अंतर है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलो मैं बताती हूँ। मान लो अपना ये भारत है, ठीक है, मैप मुझे बनाना आता है, पर वही प्रॉब्लम मेरे पास अभी टच वाला वो नहीं है, पेन लिखने वाला, इससे प्रॉब्लम होती है। तो ये इधर क्या है, ईस्ट में असम है, और वेस्ट में क्या है हमारा, गुजरात है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गुजरात है, और यहाँ पे क्या है, असम है। तो ईस्ट में असम है, पूरब सन कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, तो यहाँ पे सन क्या होता है, जल्दी दिखाई देने लगता है यहाँ के मुकाबले। तो इसलिए यहाँ के समय में 2 आवर का डिफरेंट है, यानी कि 1 और 45 मिनट का डिफरेंट हो जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। चलो यहाँ पे आते हैं। लोकल टाइम पहले के लोग कैसे देखते थे, तो सूर्य की स्थिति के अनुसार किसी स्थान का जो समय होता था उसका पता लगाया जाता था, उसे ही क्या कहते थे, स्थानीय समय कहते थे। जब हमारी जो परछाई होती थी ना, परछाई वो जब बिल्कुल छोटी दिखाई देती थी, तो हम समझ जाते हैं यहाँ पे क्या बज गए हैं, यहाँ पे 12 बज रहे हैं। जिस जगह पे सूर्य परछाई हमारी छोटी दिखाई दे रही है, उसका स्थानीय समय कितना हो जाता था, 12 माना जाता था पहले। अलग अलग समय उत्तर पर स्थित स्थान के स्थानीय समय में अंतर होता है, यानी कि जो समय है, ये मैं करेक्शन करूंगी, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। जो समय है अपनी अपनी जगह पर क्या होता है, अलग अलग दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे। कुछ देशांतर का विस्तार अधिक होने के कारण वहाँ पर क्या होती हैं, जो मानक समय रेखा है वो ज़्यादा होती है, यानी कि GMT रेखा, ग्रीनविच रेखा एक अलग है, और स्टैंडर्ड रेखा। GMT रेखा क्या होती है, पूरे वर्ल्ड की, यहाँ पे ऐसे मैंने बताया था। फिर यहाँ पे आपकी अपनी GMT रेखा आती है, भारत की रेखा आती है, उसको मानक यामोत्तर रेखा, वो हमारे भारत की है। और जहाँ पे जिस देश का क्या होता है, विस्तार अधिक है, बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे एक से अधिक मानक रेखाएं होती हैं। कहाँ कहाँ होती हैं ये देखेंगे, मैंने डाला हुआ है, क्योंकि देखो 82.5 डिग्री वाले पे क्वेश्चन बना हुआ है कि जो हमारी जो क्या है, यामोत्तर रेखा है, मानक यामोत्तर रेखा, वो 82.5 डिग्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। और आपके इस पर क्वेश्चन भी बना हुआ है कि ये मानक समय रेखा कहाँ पर कितनी है। कुछ देशों में बहुत सारी मानक रेखाएं हैं, जैसे कि रूस में कितनी मानक रेखाएं, रूस में आपकी 11 मानक रेखाएं हैं, और पूरा पश्चिम विस्तार इनका क्या है, बहुत अधिक है। मैंने कुछ पॉइंट ऐड ऑन किए हैं, जैसे अमेरिका में 7 है, और कनाडा में आपकी 6 मानक रेखाएं हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से क्या होता है, आता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने चाहिए, भूलना नहीं है। जो हमने पढ़ा है उनको बिल्कुल छोटे रूप में, जैसे ग्लोब हमने पढ़ लिया है, ये पृथ्वी का वास्तविक, लघु और वास्तविक प्रतिरूप है। अक्षांश क्या होती है, समानांतर रेखाएं होती हैं। देशांतर में क्या होता है आपका, यामोत्तर रेखा होती है ऐसे, और ये वाटरमेलन की तरह देशांतर होती है, और अक्षांश समानांतर होती है। अक्षांश ध्रुवों की तरफ करने पर, ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या होते हैं, घटते हैं, और ध्रुवों से इक्वेटर की ओर आने पर, देशांतर की ओर आने पर ये बढ़ते हैं। यामोत्तर रेखाएं ध्रुवों पर जाके क्या होती है, मिलती हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
अक्षांश 0 डिग्री क्या कहलाता है? विषुवत वृत्त कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है? इक्वेटर कहलाता है। और देशांतर का जो 0 डिग्री है वो प्रमुख यमोत्तर कहलाता है। ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलो, तो आज की ये क्लास थी। कुछ चीज़ें और हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, मकर रेखा भी आपकी 23.5 डिग्री है। कर्क रेखा आपकी नॉर्थ में है और मकर रेखा आपकी साउथ में है। इस चीज़ का ध्यान रखना। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। और आधे देशांतर को पार करने में 2 मिनट्स लगता है। इस चीज़ का ध्यान रखने में। अगर इस पर क्वेश्चन और चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँगी बहुत ही बेस्ट तरीके से। आप भूलने वाले नहीं हो और क्वेश्चन भी गलत करके नहीं आओगे, इतना मुझे भरोसा है। चलो, उस गठबंधी जो क्षेत्र होता है वो सबसे गर्म होता है और ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और आपके एनसीईआरटी में कॉन्टिनेंट्स और ओशियन की पिक लगी हुई थी, तो मैंने वो एक्स्ट्रा में लगा दी है। इनको आप देख लेना कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं और कितने ओशियन होते हैं। और आगे आगे जैसे ही आपके चैप्टर पढ़ेंगे तो चीज़ें और खुल के आएंगी, यानी कि अच्छी डीप में आएंगी। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं समझाती चलूँगी। एक साथ समझाने का कोई भी मतलब नहीं है। थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशली क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, क्लास कैसी लगी है उसके बारे में ज़रूर बताना। और जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। क्लास लंबी हो गई है पर एक चैप्टर मैं एक ही दिन में कंप्लीट करवाऊंगी, सो दैट कि आपके जो सारे चैप्टर हैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएं और हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। और हमारा टारगेट है कि कम से कम हम हर एनसीईआरटी से, यानी कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी से कम 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करें, यानी कि प्रैक्टिस करें। तो टोटल कितने हो रहे हैं? 3000 आपके क्वेश्चन हो रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की, प्रैक्टिस करने की हमारा क्या है? टारगेट रहेगा। प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। तो अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं रात में क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप देख रहे हो कुत्ते के भूंसने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि दिन में इतना ट्रैफिक, इतने वो आवाज़ें आती हैं व्हीकल्स की कि मैं क्या करते हैं कि हम अपना क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। यहाँ गर्मी में बैठी हूँ क्योंकि अंदर बच्चे वगैरह हैं, शोर करते हैं। तो चलो, ये तो हमारी पर्सनल चीज़ें हैं, लाइफ है, चलता रहता है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस एंड बाय बाय।